चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट का मंथन। 13 एजेंडों पर हो रहा है चिंतन। विकसित हरियाणा 2027 विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ में अहम बैठक। सरकार और संगठन के मुद्दों पर भी हो रही है चर्चा। गुरुग्राम में आज से ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत। 30 देशों के प्रतिनिधियों की कई मुद्दों पर होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। सोनीपत में पुलिस का एनकाउंटर एक्शन। पैरोल पर बाहर आए गैंगस्टर को मुठभेड़ में किया ढेर। 24 से ज्यादा वारदातों में था शामिल। हरियाणा में कल से शुरू होगा पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा। करनाल के बस्तारा टोल पर बिना रुके कटेगा टोल। जाम से मिलेगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल के इस प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की कैबिनेट बैठक के साथ। आज ये बैठक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में ये तय किया जा रहा है कि जो अध्यापकों की बदली वाली पॉलिसी है उस पर आगे क्या किया जाए, और साथ ही साथ पटवारियों की ट्रेनिंग का जो एजेंडा है इसे मुख्य तौर पर रखा गया है। हालांकि बैठक में कुल 13 एजेंडे शामिल किए गए हैं। इन बैठक में क्या फैसला हुआ इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। लेकिन इस विषय में कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी है और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी है। उसके साथ साथ कई आइटम ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती लैंड शामलात भूमि लेने की बात थी। वो पहले डायरेक्टर को पावर थी, अब उसको पावर हम डीसी साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा का डायरेक्टर पंचायत पर वो जिस प्रकार से स्पीड बढ़नी चाहिए थी काम की नहीं बन पा रही थी। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसके क्या रिजल्ट्स हैं ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा ही। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्रीगणों ने और विधायकों ने 2047 का हरियाणा के लिए क्या रोड मैप होगा इसको लेकर भी मंथन किया है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए, इन दोनों खबरों का अपडेट जानने के लिए आइए अब सीधा रुख करते हैं हरियाणा भवन चंडीगढ़ का, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमेश लाइव मौजूद है। उमेश, क्या जानकारी है? देखिए, सुबह जो कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक में जो एजेंडे थे, 1.5 दर्जन के करीब जो एजेंडे थे, जिस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी भी बता रहे थे कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, इसके अलावा पंचायत से जुड़े कुछ मुद्दे, पटवारियों की जो ट्रेनिंग की अवधि है उसको 18 महीने से 12 महीने करने का चाहे मुद्दा हो, या फिर और जो एजेंडे थे उन पर डिस्कस हुआ। 13 के करीब जो एजेंडे थे। उसके बाद इमीडिएट देखिए कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद बीजेपी की जो मीटिंग है वो यहाँ पर इस समय हरियाणा जो निवास है वहां पर चल रही है। हरियाणा निवास में सेक्टर 3 जो चंडीगढ़ स्थित है, क्योंकि ये मीटिंग जो विकसित भारत और विकसित हरियाणा 2047 का रोड मैप जो है वो तय करेंगे, किस तरह से आगे चलना है। तमाम चर्चा जो है यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही कैबिनेट खत्म हुई, मुख्यमंत्री तुरंत सचिवालय से निकले और तमाम मंत्रीगण यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पर जो मीटिंग है इसमें जो एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं वो, और जो अभी विधायक हैं वो, मंत्री हैं वो, यानी कि तमाम जो बीजेपी के एक अहम कह सकते हैं ये मीटिंग है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा 2047 का रोड मैप कैसे पूरा किया जाए, क्या आगे लक्ष्य होने चाहिए, किस तरह से पार्टी आगे उस 2047 के विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेकर चलेगी और किस तरह से कार्य होगा, क्या क्या ड्यूटीज लगाई जाएंगी। ये चर्चा जो है हरियाणा निवास पर आज बीजेपी की जो अहम मीटिंग है वहां पर चल रही है। और कुछ ही देर में देखिए तक 4 बजे का समय है जब सीएम नायब सिंह सैनी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे और जो आज मीटिंग है उस पर भी बात रखेंगे। तो 4 बजे पूरा एक खुलकर
जिसे कहा सकता है कि एक बातचीत होगी कि कैबिनेट के जो फैसले आज के क्या रहे, और उसके अलावा जो ये जो मीटिंग चल रही है जिसमें आज तमाम मंत्रीगण, विधायक और जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो लोग यहाँ पर जिस तरह देखिए, यानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की कोर टीम जिसमें आज जो एमएलए हारे हैं या जीते हैं वो भी शामिल हैं, मंत्रीगण शामिल हैं और मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। तो 2047 का जो रोड मैप है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। जो टीचर्स की बदली है ये एक हर एक सरकार के लिए एक बड़ा झंझट वाला काम भी रहता है, क्योंकि आमतौर पर जो शिक्षक रहते हैं वो चाहते हैं कि जो उनकी सरकारी नौकरी है वो उनके गांव के आसपास ही रहे, उनके शहर के आसपास ही रहे। और ये सभी सरकारों के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है बनाना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। आपको लगता है इस पर कुछ आज सटीक आ पाएगा कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे? बिल्कुल मुकेश, आपने बहुत सटीक जो ये सवाल और ये जो बात कही है वाकई बहुत अपने आप में एक अहम हो जाती है, और ये वाकई हर एक सरकार के लिए एक चैलेंज भी कहीं ना कहीं रहा है। तो उस पर आज देखना होगा कि ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी है और जो टीचर की ये ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर कैबिनेट में आज क्या हुआ, क्या उसको हरी झंडी मिली या क्या उस नीति को लेकर कैबिनेट में फैसला हुआ। ये बहुत एक अहम चीज जाती है, क्योंकि हजारों की तादाद में जो शिक्षक हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंडर ही सभी आएंगे। तो उस पर अगर कुछ सरकार कोई ऐसा एक पॉलिसी तैयार करती है जिससे कहा जाता है कि राहत मिले, तो वो देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि आपने जिक्र किया कि हर एक सरकार के समय में ये एक चैलेंज रहा है, और जो टीचर हैं कि अपने आसपास के 5-10 किलोमीटर एरिया में चाहते हैं कि वहां पर रहे। तो ये देखना होगा कि क्या इस पर आज कैबिनेट कोई बात हुई और क्या इस पे पास हुआ प्रस्ताव, या अभी होना बाकी है, या किस तरह से चर्चा आगे बढ़ी है। तमाम की जानकारी जो है वो तकरीबन 20-25 मिनट बाद जब सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास में मीडिया को ब्रीफ करेंगे कैबिनेट की जानकारी में, तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चंडीगढ़ के बाद बात करते हैं हम साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि इस गुरुग्राम में साइबर सिटी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स देशों की यहाँ पर समिट हो रही है और ब्रिक्स देशों से जुड़े जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम बता दें कि ये जो बैठक आज शुरू हुई है ये 25 जून तक चलेगी और ब्रिक्स के सम्मेलन में ब्रिक्स के देश ही नहीं बल्कि कई और देशों के तमाम जो बड़े नेता हैं, ऊर्जा से जुड़े जो मिनिस्टर हैं वो भी भाग ले रहे हैं और इनकी संख्या 30 है। 30 देशों के लोग इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा में इस अहम बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विशेष तौर से मौजूद रहेंगे। तो आज साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए एक बड़ा दिन है और ये जो बैठक हो रही है ऊर्जा को लेकर, ये आज के दिन बहुत अहम भी है क्योंकि हॉर्मुज के कारण चाहे तेल की सप्लाई हो, गैस की सप्लाई हो, इसका खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच डील हो गई है, उसमें भी लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। कभी ट्रंप ईरान वालों को धमकाते हैं तो कभी ईरान अमेरिका वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस ऊर्जा से संबंधित सम्मेलन जो ब्रिक्स का गुरुग्राम में हो रहा है काफ़ी अहम है। अधिक जानकारी के लिए अब हम रुख करेंगे धर्मवीर शर्मा का, जो साइबर सिटी गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। क्या माहौल है धर्मवीर वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए आज 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ब्रिक्स देशों का जो ये सम्मेलन है ये गुरुग्राम में हो रहा है और 30 से ज़्यादा जो देश हैं उनके करीब 50 से ज़्यादा जो लोग प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। और ख़ास तौर से जो अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो यही है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के किस तरह से आगे चर्चा हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ऊर्जा का क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाए, ऊर्जा सुरक्षा कैसे हो, तेल गैस आपूर्ति कैसे हो, ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा मिले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। तो आज से ये जो बैठक है ये शुरू हुई है और ये अगले 25 तारीख तक ये बैठक इसी तरह से शुरू रहेगी। आज का जो पहला दिन है और जो दूसरा दिन है, इनकी आज और कल इन दोनों दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के मीटिंग हो रही है और सभी देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच बैठक हो रही है। आज की बैठक की जो अध्यक्षता है वो NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं और इनके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो देशों के सुरक्षा से जुड़े
जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। खास तौर से इस पर चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि सीमा पार आतंकवाद जो है बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसका मुद्दा खास तौर से भारत की तरफ से उठाया जाएगा। पश्चिम एशिया का जो संकट है उसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ में वैश्विक सुरक्षा को लेकर के भी इसमें चर्चा की जाएगी। इन सब के साथ साथ अगर हम बात करें तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। रूस के सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, या फिर हम यूं कहें कि जिस तरह से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसको लेकर के भी भारत अपना पक्ष आज मजबूती से रखेगा। इसके साथ साथ धर्मवीर जी, बहुत अहम आपने जानकारी दी है, क्योंकि पहले लग रहा था ये जो सम्मेलन है ये ऊर्जा तक सीमित है, लेकिन आपने बताया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और डोभाल साहब अगर यहाँ पर इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा की बात तो होगी। तो अभी जो हालात अमेरिका में ईरान का जो आपस में युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज जो है एक संकट बना हुआ है, जिसके कारण पूरा विश्व इस वक्त तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई और जो दूसरी ऊर्जा वाली जो सप्लाई हैं, यहाँ तक कि सड़क बनाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से ही इंपोर्ट की जाती हैं अलग अलग देशों में। भारत भी उनसे प्रभावित है, चाइना भी उनसे प्रभावित है। तो इस विषय पर भी कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, शुरुआती जो 2 दिन हैं वो सुरक्षा को लेकर के हैं, सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग होंगी। लेकिन अगले 2 दिन के बाद जो मीटिंग्स होंगी उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से सभी देशों को उसका फायदा मिले, उसको लेकर के चर्चा होगी। पहले 2 दिन है, जिस तरह से मैंने बताया कि आज 22 तारीख और कल 23 तारीख को सुरक्षा के लिहाज से ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग है और इस मीटिंग की अध्यक्षता अजित डोभाल कर रहे हैं। खास तौर से इसमें जो साइबर क्राइम है, या फिर यूं कहें कि साइबर खतरों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के भी खास वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चर्चा होने वाली है। नई तकनीकी जो है कि किस तरह से ईजाद की जाए, नई तकनीकी उपकरणों, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जो सहयोग है आपसी, वो कैसे बने इन सभी देशों के बीच में, उसको लेकर के खास चर्चा होने वाली है। लेकिन 2 दिन के बाद जो चर्चा होगी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगी, तेल गैस की आपूर्ति कैसे हो निर्बाध तरीके से, उसके ऊपर चर्चा होगी। और जिस तरह का जो पश्चिमी एशिया में जिस तरह का संकट है, उस संकट से कैसे उबरा जाए, ताकि ये जो जितने भी ब्रिक्स देश हैं, या फिर यूं कहें कि जो इनवाइटी देश हैं, जो आज करीब 30 के करीब देश के जो लोग आ रहे हैं, उन सभी देशों में किस तरह से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर के चर्चा होने वाली है। और उस चर्चा में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और साथ में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी इस तमाम जानकारी के लिए। और जो आप बता रहे हैं तो गुरुग्राम आने वाले दिनों में एक तारीख का हिस्सा बनने वाला है, और ये तारीख जो है वो सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर की। सोनीपत में कुख्यात बदमाश गोपाल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। मुठभेड़ के दौरान ये खुबड़ू के खेतों के पास ये एनकाउंटर हुआ है, जब CIA-1 और गन्नौर क्राइम यूनिट को सूचना मिलती है कि गोपाल नाम का ये बदमाश वहां पर आएगा। पुलिस के मुताबिक गोपाल बाइक पर सवार होकर आया और पहुंचा तो उसे रुकने का इशारा किया गया, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने वहां से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और लगभग 20 राउंड वहां पे चले, जिसमें से 10 राउंड जो हैं वो गोपाल ने चलाए थे। इस कार्रवाई के दौरान एक कांस्टेबल की बाजू में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो अब खतरे के निशान से अब सुरक्षित बताया जा रहा है। अब पुलिस आने वाले दिनों में भी जो नामचीन बदमाश हैं और जो पैरोल पर आए हैं, अगर वो क्राइम में शामिल हैं तो उनको भी ढूंढ कर निशाना बना रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं नितिन अंतल। नितिन जी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल मुकेश, मैं आपको जानकारी दे दूं। जिस तरह से अल सुबह आज CIA-1 सोनीपत और गन्नौर पुलिस के पास एक गुप्त सूचना थी कि कुख्यात बदमाश जो 70 दिन पहले ही पैरोल पर आया था, उम्र कैद की सजा काट रहा था एक हत्या के मामले में, और उसके बाद वो लगातार जो है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और जिस तरह से जो अभी तक की जो सूचना है, अभी तक की जो जानकारी है, गोपाल पर 24 से ज्यादा हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे, और वो एक मनोज नाम के शख्स की हत्या करने के लिए जा रहा था और खुबड़ू के पास
जो पुलिस की सूचना थी, पुलिस के पास सूचना यही थी कुबड़ी के आसपास उसे वारदात को अंजाम देना था, जिसके बाद सीआईए 1 और गन्नौर सीआईए पुलिस ने नाकेबंदी की और घेराबंदी की, लेकिन दीपक ने रुकने की बजाय 10 राउंड फायरिंग पुलिस के ऊपर कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। तो दीपक को भी जो गोपाल को भी गोलियां लगी हैं और गोपाल की जो उसके बाद जो गोपाल घायल हुआ उसे कानपुर पीजीआई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस बिल्कुल, जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनका इस तरीके से अब एनकाउंटर की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब एनकाउंटर को लेकर भी कई जगह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये फर्जी है, और अक्सर जब भी एनकाउंटर होता है तो उसे जो परिजन है वो फर्जी एनकाउंटर बताने की कोशिश करते हैं। बिहार का ये ताज़ा मामला आपके सामने है। और दूसरी चीज़ नितिन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके की कोई खबर आती है तो जो पुलिस की स्क्रिप्ट होती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हर एक जगह सेम ही होती है। जो पिछले कई सालों से हम देखते सुनते आ रहे हैं कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे अपराधी आएगा, फिर हमने उनको रोकने के लिए इशारा किया, वो रुका नहीं बल्कि पुलिस पर उल्टी फायरिंग शुरू कर दी, फिर अपने बचाव के लिए पुलिस ने फायरिंग की तो वो जो अपराधी है वो ढेर हो गया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल या एएसआई को गोली हमेशा हाथ में ही लगती है और वो थोड़े से उपचार के बाद ठीक हो जाता है। तो एनकाउंटर असली है या फर्जी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकाउंटर के बाद सवाल खड़े जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरह का इस गोपाल नाम के जो कुख्यात गैंगस्टर का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, 24 वारदातों को अंजाम दे चुका, जिसमें हत्या जैसी वारदातें थी, लेकिन अभी तक इस मामले में जो गोपाल है उसका पोस्टमार्टम कानपुर मेडिकल कॉलेज में ही करवाया जा रहा है। और अभी तक परिजनों की बात कर ली जाए तो परिजन कोई भी मीडिया कैमरे सामने नहीं आया और ना ही किसी ने कोई सवाल उठाए हैं। तो इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि सवाल नहीं उठे हैं तो जो इनकाउंटर है वो फर्जी नहीं हो सकता। लेकिन अगर परिवार कोई आरोप लगाता, परिवार कुछ और कहता और मीडिया कैमरे के सामने आता तो हम कह सकते थे और सवाल उठ सकते थे। लेकिन अभी तक इस मामले में जो इनकाउंटर गोपाल का हुआ है ये इसमें कोई सवाल खड़े नहीं हुए हैं और किसी तरह के कोई आरोप पुलिस पर या किसी और पर नहीं लगाए जा रहे हैं। जी नितिन, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये मनोज नाम का जो व्यक्ति है जिसकी वो हत्या की साजिश रच रहा था, इसको इस चीज़ का कैसे आभास हुआ कि वो मनोज नाम के व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था और पुलिस को ये खबर लग गई तो बीच में ही उसको ढेर कर दिया? कौन है ये मनोज? जी बिल्कुल, जो अभी तक की जानकारी है मुकेश, जानकारी ये है कि मुकेश और गोपाल एक समय अच्छे दोस्त रहे थे और जो दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और दोनों अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, जिसके बाद जब यह अंदर जेल मर्डर के मामले में अंदर गया तो आज मुझको लगता है नितिन आप नामों को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। उसका नाम मनोज है या मुकेश है? क्योंकि गोपाल और दीपक के नाम में भी आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो जिसकी हत्या की ये साजिश रच रहे थे उस शख्स का नाम मनोज है या मुकेश है? जी बिल्कुल मुकेश उसका नाम मनोज है और मनोज और जो गोपाल हैं ये पहले ये बताया जा रहा है कि दोनों अच्छे दोस्त रहे थे और दोनों की बात में दोस्ती बिगड़ गई थी और जो गोपाल था और जो मनोज था वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से खंगाल रही थी, इससे पहले एक अभियान चला रखा है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका जो रिकॉर्ड खंगाला जा रहा था, जिसके तहत जो जैसे ही जो गोपाल है पैरोल पर आया तो पैरोल पर आने के बाद उसके जो 70 दिन पहले आया था, एक दो पहले वारदात को अंजाम दे चुका था और जैसे ही परिवार को संदेह था, पहले ही मनोज को भी था कि वो उसे जान से मार सकता है। और उसी की जो पुलिस ने अभी तक जानकारी यही दी कि मनोज को मारने के लिए, क्योंकि अटायल गांव का यह रहने वाला था गोपाल और मनोज की जो सूचना थी खुबड़ू किसी काम से वो गया हुआ था और खुबड़ू के पास ही उसे घेराबंदी की गई थी गोपाल की और वहीं पर उसे रोका गया था, लेकिन वो नहीं रुका और उसके बाद उसके पास से 2 अवैध हथियार और एक बाइक बरामद की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब हरियाणा के एनकाउंटर के बाद रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज मिड डे मील वर्कर्स अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर उतर आए हैं। C2 से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स ने आज होटल टैलेंट से लेकर सचिवालय तक एक रोष प्रदर्शन रैली निकाली और केंद्र सरकार से मांग की कि पिछले 12 महीनों का जो वेतन है
वो उनको ग्रेजुएटी के तौर पर मिलना चाहिए, पेंशन का नियमितीकरण होना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 17 सालों से सरकार ने उनके मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनके समाधान के लिए राज्य सरकार भी गंभीर नहीं है। हमारी मांगे आज तक जो भी हमने मांग की है वो आज तक कोई भी पूरी नहीं हुई। हमारी मांग ये थी कि हमें हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन में हमें लिया जाए और 25 बच्चों की शर्त को खत्म किया जाए और छुट्टियों का प्रावधान किया जाए और साल में 2 वर्दी दी जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए, जो हमें गवर्नमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं दिया है और हमें आश्वासन ही देती रही है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं कपिल ठाकुर का, हमारे संवाददाता शिमला से। कपिल जी, क्या जानकारी है? ये जो रोष प्रदर्शन है आगे चलेगा या इनकी मांगे मान ली जाएंगी? हालांकि ये जो सारा डिसाइड होता है केंद्र सरकार के पाले में इस वक्त गेंद है, लेकिन राज्य सरकार से उम्मीद है कि वो इनकी आवाज केंद्र तक पहुंचाएंगे। देखिए, बिल्कुल अभी जो ये मिड डे मील वर्कर है ये हड़ताल पर है और ऐसे में अभी जब तक बातचीत जो है सरकार के किसी नुमाइंदे से नहीं होती है तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। अपनी मांगों को लेकर जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इन्हें वेतन मिलता है वो लगभग 4500 के करीब मिलता है, जिसमें केंद्र की तरफ से 1000 रुपए और 3500 जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन अब जो मांग कर रहे हैं कि हरियाणा की तर्ज पर इन्हें 7000 वेतन मिलना चाहिए। और दूसरा एक बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट भी 2 बार कह चुका है कि 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। इन्हें सिर्फ 10 महीने का वेतन मिलता है, क्योंकि जब छुट्टियां रहती है स्कूलों में तो उस दौरान इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब सरकार चली गई है। तो ऐसे में ये 2 जो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर जो है यूनियन की तरफ से आज यहाँ पर हड़ताल की गई और सचिवालय का जो है घेराव किया गया है और टॉयलेट से लेकर सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली गई और अपने जो है वहां पर जो पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में ये जो मिड डे मील वर्कर है वो इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अभी सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कपिल ठाकुर शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अब टोल व्यवस्था पूरे तरीके से हाईटेक होने जा रही है। करनाल का टोल प्लाजा प्रदेश का पहला ऐसा टोल प्लाजा बनेगा जहां पर कल यानी 23 जून से मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को अब टोल प्लाजा पर रुकने, बैरियर खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लंबी कतारों से अब राहत मिलेगी और वाहन सामान्य गति से सीधे टोल क्षेत्र से गुजर सकेंगे। फास्टैग के माध्यम से जो शुल्क लिया जाना है वो खुद ब खुद कट जाएगा। अब लंबी लाइनों से यात्रियों को निजात मिलेगी, इससे ईंधन की भी बचत होगी। यही मैं इस वक्त मौजूद हूं करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर। हजारों गाड़ियां रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं नेशनल हाईवे पर, कोई चंडीगढ़ से दिल्ली तो कोई दिल्ली से चंडीगढ़। लेकिन अब 23 तारीख से मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है और इस टोल प्लाजा पर ये 4 मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें तकरीबन 32 कैमरे लगे हुए हैं, एनपीआर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और पहले यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता था, बूम बैरियर उठता था, उसके बाद लोग जाते थे। अगर बात की जाए इस पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता था, कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो अब वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए आसानी से लोग जा सकेंगे, पेट्रोल की बचत होगी, साथ ही साथ पेट्रोल बचेगा तो फिर पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। और यही अपील की जा रही है कि फास्टैग में बैलेंस रखिए, साथ ही साथ नंबर प्लेट प्रॉपर रखनी है गाड़ियों की। अगर आप नंबर प्लेट नहीं रखेंगे तो फिर आपके मोबाइल पर बाकायदा चालान आ सकता है आरटीओ विभाग की तरफ से। ये देश का चौथा ऐसा मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है जिसकी शुरुआत होने जा रही है और 23 तारीख को ये शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा पूरी पब्लिक को होगा, लोकल
जो पास वैलिड रहता है वो वैलिड रहेगा, सरकार की जो स्कीम्स हैं जो वैलिड रहती हैं वो रहेंगी, जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिन्हें टोल फ्री है उनके लिए बाकायदा तमाम चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है इस पर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो उन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करेगी जो बाकायदा फास्टैग स्क्रीन पर लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप हाथ में रखेंगे तो फिर आपको ई नोटिस आ जाएगा, फिर आपको 185 रुपये इस टोल प्लाजा पर भरने पड़ेंगे क्योंकि इसका टोल 185 रुपये है। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा, नंबर प्लेट प्रॉपर रखनी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये गलत ई नोटिस आ गया है तो आप उसी लिंक के जरिए अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। 23 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लोगों को इसका फ़ायदा होगा और लोग आसानी से अपना सफ़र कर पाएंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नार।